सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है नेहा शर्मा। तो नेहा, तुम्हें भी बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना। मंजरी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों के बाद तो मिल ही रहे, जैसे बारिश बहुत दिनों के बाद हमसे मिल रही है। बिल्कुल। और देखो कहीं कहीं पे देखो बारिश अभी भी नहीं हुई है तो वो लोग गर्मी से परेशान है। तो बस लगता है कि यही प्रार्थना रहती कि सब जगह पे बारिश हो जिससे सबको आराम मिले जी, है ना। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी पानी उन्हें मिले, वो स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, हरे भरे रहें। और आज तुमने देखा नेहा कि सुबह सुबह हमारी कितनी सारी लेडीज जो थी वो एकदम तैयार होके जा रही थी और हाथ में पूजा की थाल भी थी जी। तो तुम समझ गई होगी कि आज क्या विशेष खास दिन था उन लोग के लिए। बिल्कुल, आज वट सावित्री का व्रत है जिसमें बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की। और कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ सकते हैं हम इस तरह, जैसे बरगद के जो पेड़ हैं वो सालों साल रहते हैं, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा धरती पे के साथ समाई होती हैं कि सालों साल रहते हैं। तो एक तरह से प्रकृति को पूजकर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है आमतौर पर। और गुजरात में भी ये पूजा, महाराष्ट्र और गुजरात में ये पूजा पूर्णिमा के दिन में की जाती है, बाकी जगह अमावस्या मतलब 15 दिन पहले हो चुकी है। हाँ, उस साइड में अमावस्या में होती है, यहाँ पर आज के दिन होती है। तो पेड़ों का जो महत्व है वो तो देखो, बरगद की जो जटाएं होती हैं उनसे भी कई सारे वृक्ष उनके निकलते हैं, पनपते हैं पौधों में, और ऑक्सीजन देता है ये पेड़। तो पहले के कहा जाता कि घर से निकल के औरतें जाएंगी तो वहां पूजा करेंगी, तो जब हम किसी पेड़ की पूजा करते तो उसको काटा नहीं जाता है, तो इस तरह से पेड़ की रक्षा भी होती है। तो कहना चाहिए कि आज के दिन हम अपनी सभी बहनों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, है ना नेहा? जी बिल्कुल, बधाइयां हमारी ओर से। और क्या क्या विषय हम लेकर आए हैं आज, ये भी बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो प्रादेशिक व्यंजन में जो हम आज लेके आए हैं, प्रयाग उत्तर प्रदेश की दाल की कचौड़ी और आलू की रसेदार पतली पतली सब्जी जो होती है वो, और समोसा, छोले, चाट। वे देखिए, तुरंत बधाई देने के बाद, व्रत की बधाई देने के बाद जब व्यंजन की बात कर दी गई है तो सखियां थोड़ा हमें माफ कर देंगी। और इसके साथ साथ विषय है विवाह बंधन नहीं, रिश्तों को समझें। इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं और एक गंभीर मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं, वो है व्यसन, जो कि एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। और कथा सुधा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक आज की कसर, ये कहानी सुनेंगे। लेकिन जैसे कि मौसम ने करवट ली है, यहाँ पर ले ली है और जहाँ पे अभी नहीं ली वहां पर भी लेगी, तो क्यों ना पहले एक गीत सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये गीतों के माध्यम से हम हर जगह बरसात को न्योता दे रहे हैं। बरसे बुहार, बरसे बुहार, कांच की बूंदें बरसे जैसे, बरसे बुहार, बरसे बुहार, कांच की बूंदें बरसे
बरसे फुहार। तो मंजरी जी ये बात तो हमने कर ली कि बरसे फुहार हर जगह। और अब क्या किया जाए? अब हम सबको कथा सुधा में कहानी जो है हमारी वो सुनाएंगे, एक आँच की कसर। तो लीजिए सब लोग कहानी सुनिए। कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर। सारे नगर में महाशय यशोदानंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थीं। मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं। उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्जवल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने न किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं। महाशय यशोदानंद के 2 पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिखकर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था। शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे। लोग जमा हो गए थे। महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदानंद को बधाइयां दे रहे थे। वाह भाई यशोदानंद, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए। हाँ, अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे। हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है। ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की मां नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर। अजी, कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे। खूब समझ रहा हूं, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है? अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है। सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों? मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का। दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे
तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए। बताइए। हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। हाँ हाँ, सही है। ये भी लेम एक्सक्यूज है। मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा? महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है। 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है? हाँ, मेरा तो ये निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना चाहूं भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपये लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूं। अब के कॉन्फ्रेंस आपको सभापति न बनाए तो उसका घोर अन्याय है। हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी। उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहां महफिल में महाशय यशोदानंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की। पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों। कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है। पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ, महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए। मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे? अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता। मगर ये सब बुर्द फरोश हैं। व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह-वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया
और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा। प्रिय बंधुवर नमस्कार। आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनीत अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए। महाशय यशोदानंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे। निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा। चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले, नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी वकील का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान, जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था। पढ़ने दीजिए। इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा। सही बात है। जादू वो जो सिर चढ़ के बोले। भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला। वाह 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 वाह, यहां भी चलते हुए। अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए। बेटा परमानंद, जरा यहां तो आना। सुनो, तुमने यह कागज कहां पाया? बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे। मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना। अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं। वो ये कागज था? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉर में से क्यों निकाला इस कागज को? मुझे मेज पर नहीं मिला। तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसे खबर लेता हूं, तुम भी याद करोगे। अरे भाई, ये और क्या है? इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो। शर्म आनी चाहिए। यह त्याग से मिलता है, समझे? धोखाधड़ी से नहीं। मिल तो गया था, पर बस एक आंच की कसर रह गई। सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यों ही दंड देता है। ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तोलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया। गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे। ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा। ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं? मुझे यही आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ। मक्कार का मुंह काला। हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है। बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलई खुल ही गई। बस एक आंच की कसर रह गई। एक आज की कसर। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
तो मंजरी जी क्या संदेशप्रद कहानी थी? बहुत अच्छी लग रही थी, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना। तो अब सुनते हैं एक गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे। जी। बस में कहाँ जब छाए घटा घन घोर, पिया मैं हूँ पतंग तू डोर, मैं उड़ती चारों, मेरा दिल ये जवां रहे बस में कहाँ जब छाए घटा घन घोर। ठंडी हवा नाचे लहराए, प्यार की बदली दिल पर छाए, झूम के तन मन मेरा गाए, हाय रे आंचल उड़ता जाए, झूम के तन मन मेरा गाए, हाय रे आंचल उड़ता जाए, आंचल उड़ता जाए। पिया मैं हूँ पतंग तू डोर, मैं उड़ती चारों, मेरा दिल ये जवां रहे बस में कहाँ जब छाए घटा घन घोर। दिल ये जवां रहे बस में कहाँ जब छाए घटा घन घोर। बाकी अदा नैना मतवाले, चाल नई अंदाज निराले, बाकी अदा नैना मतवाले, चाल नई अंदाज निराले, प्यार का जादू दिल पर डाले, आँख मिलाकर नींद चुरा ले, प्यार का जादू दिल पर डाले, आँख मिलाकर नींद चुरा ले, नींद चुरा ले, हाय मेरी गोरी रंगीली चोर, यूं देखे हमरी ओर, तिकी तिकी नजर जाए दिल में उतर, कुछ हाय चले ना जोर। पिया मैं हूँ पतंग तू डोर, मैं उड़ती चारों। तो मंजरी जी सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए। भाई बातें तो हमारा जो विषय है व्यसन एक गंभीर समस्या है नेहा, और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है जी। और विशेष रूप से युवा और युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता, स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं, और नई पीढ़ी जिसे जेनजी का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उससे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी, क्लब, रिसोर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का, नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा सकता है, ना ही ये हो सकता है, और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखावा होता है या कोई कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं, और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ही जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है।
और ये जो लत है वो बड़ी नुकसान करती है, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है। निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी बढ़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाते हैं। कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे संबंधित और बातें करेंगे, लेकिन एक अंतराल ले लें। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की, तो नेहा इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप लेकर के चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं, वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी वो लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं। तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनको अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये फैशन नहीं है, फैशन आप और चीजों का कीजिए, लेकिन ये चीज, इन चीजों से आप दूर रहिए, और अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए। आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल, संगीत, साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए, जिससे कि आपका नाम रोशन है, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें। और कई बार इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीजें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं, ये चीज सही नहीं है, तो हमें इससे बचना है। तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ हैं, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है। ऐसा लगता है कि वह कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा युवाओं का जो नजरिया बदल रहा है, उसके लिए ही वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं तो। बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे। तो ये जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या फिल्मों के जरिए, कई बार क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीजें करना लगता है उन्हें जरूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, एक किरदार को दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। तो इस किरदार में आपको क्यों ढलना है, और नेहा जब कोई इस तरह की चीजों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो उसके, वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है। आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ
दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। हाँ। अब घर में अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है। किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का रखिए, विविध भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए। बिल्कुल, तो कुछ अच्छी चीजों का हम, क्योंकि किसी भी चीज की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीजों, बुरी आदतों के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी की, संगीत के साथ आप कर सकते हैं, या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज्यादा दीवानगी पाल सकते हैं कि बस उसको आप, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फायदेमंद ही होगा। हमारे साथी लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है। और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन। तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए। यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं, वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है। तो एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है। इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं। यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए, या फिर से क्यों ना उसे और बढ़ा जाए। तो वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है। छोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन छोड़े रहना थोड़ा मुश्किल है, तो वहां संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उससे दूरी बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है। स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं तो दुख होता है। चर्चा के इंतजार में इन्होंने लिखा है। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुना ही दी है। तो ये सब तो हमने सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने। तुझे प्यार करते हैं, करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं, करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं, करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है, तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है। कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है, घटे चांद लेकिन
मुझे गम न होगा, तेरा प्यार दिल से कभी कम न होगा। गुजरने को ये दिन गुजरते रहेंगे, के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते रहेंगे, के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तो देखो जीवन की बात बताता ये गीत कितना अच्छा मंजू जी। बिल्कुल, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है। इस गीत से भी संदेश मिलता है। और देखा जाए विवाह जो है वो बंधन नहीं, रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो ये है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहाँ केवल दो लोग ही नहीं बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियां, दो आत्ते और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहाँ प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहाँ विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए। वाकई मंजरी जी, और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। कहीं हो सकता है वो कुछ अलग काम करते हो, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हो, तो ये समझिए कि उनकी वो आदतें हैं। एक खास उम्र तक आप पहुंच चुके हैं और वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए वो भी अच्छा है। और दोनों को पहल करनी पड़ती है रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी में नेहा एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएं, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताए, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई जो है वो कैद नहीं है बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जहां दोनों का सम्मान होता है, समान अधिकार है और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी जब शादी के लिए वो समय आए तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। जहां तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि छोटी सी बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नजरिए को देखना जरूरी है और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जरतारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है। उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्हें तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है। और वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई ये बहुत ही अच्छी परंपरा है। बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है।
इसे बंधन कहना उचित नहीं, क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं, तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना। इसलिए विवाह बंधन नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने, संजोने और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है। नेहा, वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं, पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती हैं ससुराल को, और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती, समय लगता है। रिश्ते नहीं समझती, बल्कि एक बंधन समझती है। अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं, लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये नहीं समझते कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, ये बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें माने और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें। लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना, और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना थोड़ा समय लगता है। ये लड़कियों के लिए भी नया होता है। ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया, क्योंकि आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर में जा रही हैं और उन्हें तो पूरे समय वहां रहना है, जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है। तो कभी कभी आने में तो इंसान 2-3 दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहां रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए तो घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है। और सब लोग देखो उम्मीद भी लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी। तो ऐसा नहीं है, आप लोग मिल के काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा। और हमारे साथी लिखते हैं, विवाह बंधन नए रिश्तों को समझे। आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए। नेहा, भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। मन भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। आंगन बजे बधाई गोरी, क्यों नैना छलकाए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना।
अब हम तो हुए पराए गोरी, फिर तेरे संग जाए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। तो ये जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें भी हो जाती हैं, लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही। बिल्कुल है, और बहुत खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जर तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभा पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना। मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला संदेश लिया और था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता, ये बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं, तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है। बिल्कुल। और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते हैं तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती है तो हम संभालते हैं। तो कहना चाहिए सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए। शादी के बाद वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझे और कुछ भी ना छुपाएं। आप सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ, ये हमेशा सच बोलती है, तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बनेगा आपके ऊपर। इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है, चाहे वो बात अच्छी लग रही हो, ना लग रही हो, या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे या ये सच हमें बता देंगे, जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए, हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए, तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें, और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ, तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है। बिल्कुल। तो बस समझकर चलने से एक दूसरे के साथ ही, यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है। विवाह को अच्छी तरह से बंधन नहीं है, लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह, जिसमें अब देखो विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझे, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो खाना तो बनाएंगे, लेकिन गाना कब सुनाएंगे? तो चलो पहले गाना सुना देते हैं। बिल्कुल। कहाँ चल दिए, इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। कहाँ चल दिए, इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। हमारी जान जाती है, अदा कहते हो तुम इसको, हमारी जान जाती है, अदा कहते हो तुम इसको। बड़े मासूम कातिल हो, सजा देते हो तुम मुझको, बड़े मासूम कातिल हो, सजा देते हो तुम मुझको। कहाँ चल दिए, इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। कहाँ चल दिए, इधर तो
तो देखो, बनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए। अच्छा, चलो फिर बना देते हैं दाल की कचौड़ी। इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूथ लेंगे। और जो भरने की सामग्री है उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली आधा कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हो और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से। और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए। और तलने के लिए तेल, और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको एक बार और वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गरम करिए, इसमें हींग, जीरा, सौंफ, धनिया और बेसन डालकर भूनिए। इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो हैं वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको तब तक भूनें जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और बुरबुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए, है ना। और जब ये अच्छे से भुन जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आंच पर आप तल लीजिए, है ना। और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के वो हम रेसिपी बताएंगे। पर एक बात ये है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए, अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, जिसको IBP हो उसे आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से। हाँ, लेकिन जिसको फीकी लगेगी वो ये क्या बना दिया। तो आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं। टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग आधा छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना आधा छोटा चम्मच। और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं। और नमक का आपके स्वाद के अनुसार, अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। तेल आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे, सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए। तो तेल गरम किए कढ़ाई में हींग, जीरा, सौंफ और मेथी दाना डालकर इसको तड़काइए और इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। और टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है। फिर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दें। फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़कर और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए। अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालें। गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है। कचौरियां तो बन ही चुकी हैं। बिल्कुल, तो आप दोनों ये सारी चीजें खाइए। और देखिए समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए। छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को मिलाकर खाइए। बिल्कुल जी। तो अब कार्यक्रम से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और नेहा शर्मा का नमस्कार। सखी सहेली। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।